नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज ट्रेडिंग मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे आप जोन डिफाइन करना सीखेंगे। एक्टिव जोन क्या होता है, नॉन एक्टिव जोन क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। आपको बस वो रूल्स को फॉलो करना है। तो यू विल बी ट्रेडिंग विथ अ वेरी गुड सेफ्टी फैक्टर और पैसा अगर आपका डिसेंट है तो यू कैन मेक डिसेंट मनी ऑल्सो। क्लियर? सो व्हाई सपोर्ट फेल्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिटेलर के दिमाग में। चार्ट को देखिए, सबसे ऊपर का सपोर्ट फेल हुआ, स्टॉक नीचे आया, डबल बॉटम बनाता है अक्टूबर 10 तारीख को, रिबाउंड होता है, फिर से अक्टूबर 20 के आसपास ट्रिपल बॉटम बनाता है, बट वो भी फेल हो जाता। तो ये बार बार फेलियर क्यों हो रहा है, यही सवाल है हमारा। तो इसका आंसर वो टाइम फ्रेम में। अभी अगर मैं आपको ना बताता कि टाइम फ्रेम पे ध्यान दो, कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप सेम एनालिसिस कर रहे होते जो आपने हर एक टाइम फ्रेम पे किया है अभी तक। तो ऊपर टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर। तो सोल्यूशन आपको मिलेगा टाइम फ्रेम के ऊपर कि सपोर्ट क्यों फेल होता है। देखिए चैलेंजेस क्या है शेयर ट्रेडिंग में। पहला, हम हर बेंड पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी हमने किया था। हर बेंड पे हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया और हम वहां पे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आगे का चार्ट तो दिख नहीं रहा है। तो नेचुरली वी आर बुलिश क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पे है। अब वो सपोर्ट टूट जा रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि वो सपोर्ट लाइन जो आपने ड्रॉ करी उसकी ताकत कितनी है, कि क्या वो बनाना भी चाहिए था कि नहीं। पहले तो इस पे आपको सोचना चाहिए। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट के चार्ट को और एक दिन के चार्ट को सेम तरीके से देख रहे हैं। आप लोगों ने शायद से गौर नहीं किया होगा अभी तक के। आपके सामने अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ले आऊं और आपको बोलूं ढूंढो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो भी आप वैसे ही ढूंढेंगे। और मैं डे फ्रेम पे चेंज कर दूं तो भी आप वही ले में देखेंगे। यही वो प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए। तो लुक एट दिस, सपोर्ट पे है स्टॉक, क्लासिक सपोर्ट है। ऊपर फ्रेम क्या है, अब अगर मैंने वहां पे 1 डे लिख दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए ऊपर फ्रेम क्या है। तो ये 15 मिनट के फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसमें कोई दो राय है क्या कि ये सपोर्ट अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा सपोर्ट है। हैमर आया सपोर्ट जोन के आसपास, क्लस्टर कैंडल्स देखिए, रेड कैंडल, हैमर, ग्रीन कैंडल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स भी बुलिश है और जोन के आसपास ही हुआ है। बट एक ही प्रॉब्लम है, टाइम फ्रेम की स्ट्रेंथ। मैं अगर इसको डे फ्रेम पे दिखाऊं सेम जगह को, तो डे फ्रेम पे इट लुक्स लाइक दिस। अब बताइए डे फ्रेम पे स्टॉक सपोर्ट जोन में है कि रेजिस्टेंस जोन में, या रेजिस्टेंस जोन के पास है? रेजिस्टेंस जोन के पास है ना। तो रेजिस्टेंस जोन के पास आप सपोर्ट क्यों ढूंढ रहे हैं? यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और प्रॉफिट बुकिंग बार बार आएगी क्योंकि जिन लोगों ने बड़े फ्रेम पे इसको बाई किया है नीचे, वो अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास अपनी सेलिंग शुरू कर देंगे। सो द सिंपल गणित इज, इफ यू आर लुकिंग फॉर द सपोर्ट इन द लोअर टाइम फ्रेम, तो उसकी वैलिडेशन हायर टू हायर टाइम फ्रेम पे होती है। तो व्हाट इज हायर टू हायर टाइम फ्रेम? तो 15 मिनट का अगर फ्रेम है जिसपे मैं सपोर्ट ढूंढ रहा हूं, तो उसका हायर फ्रेम हो गया आर्ली, और आर्ली का हायर फ्रेम हो गया डेली। तो 15 मिनट का हायर टू हायर क्या हो गया? डेली फ्रेम। सो हायर टू हायर फ्रेम पे आपको सपोर्ट ढूंढना है। आर यू गेटिंग दिस? अब ये कौन डिफाइन करेगा कि डे जो चार्ट में देख रहा था उस पे ये सपोर्ट एक्चुअल में ट्रू सपोर्ट है कि नहीं है? तो इसका एक रूल है जो परसेंटेज में हमको डिफाइन करना है और वो आपको ट्रेडिंग मैट्रिक्स बताएगा। सो सी द ऑब्जर्वेशन कॉलम, कम टू डे, यानी कि डे फ्रेम का मैं चार्ट देख रहा हूं। अगर मैं डे फ्रेम का चार्ट देख रहा हूं तो मेरा परसेंटेज आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दूर होना चाहिए? इट शुड बी 15 to 20%। और अभी आप फ्रेशर हैं तो इट शुड बी टूवर्ड्स द हायर बैंड विच इज टूवर्ड्स 20%। तो ऐसे सपोर्ट बनाइए जहां पे टारगेट 20% मिल रहा हो, तभी आप उसको बोलेंगे एक्टिव सपोर्ट जोन।
और वो डे सपोर्ट जोन कहलाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे आपने ये सपोर्ट जोन बना लिया कहीं और आप बोल रहे हैं ऊपर मेरा टारगेट है रेजिस्टेंस, तो जो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस है ये 20% होना चाहिए। अब अगर ये 10% है तो आप इसको एक्टिव सपोर्ट जोन नहीं मानेंगे, इवन दो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आप उसका नीचे आने का वेट करेंगे 20% के लिए। हाँ, टोटल आपको 20% की मूवमेंट चाहिए। एज अ फ्रेशर, एज एन एक्सपीरियंस बंदा आप 15% के भी ट्रेड ले लेंगे। आर यू ओके विद दिस? देखिए, पहली स्लाइड में हमने क्या समझा कि 15 मिनट का जो सपोर्ट जोन था, मैं 15 मिनट का चार्ट ही देख रहा था। 15 मिनट के चार्ट पे स्टॉक सपोर्ट पे है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली बाय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हायर टाइम फ्रेम में देखा नहीं कि स्टॉक कहाँ है। एंड इफ आई मूव टू हायर टाइम फ्रेम, आई कुड सी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ जाता है तो वहां पे नेचुरली सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सपोर्ट ढूंढिए, लेकिन अगर सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं लोअर फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम्स पे स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको लॉस दे देगा आगे जाके। सिमिलरली, अगर आप एक स्टॉक को डे सपोर्ट जोन में देख रहे हैं कि वो नीचे बैठा हुआ है, यानी कि स्टॉक को आप डे फ्रेम पे देख रहे हैं, वो अपने डे सपोर्ट जोन पे, तब आप क्या करिए, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट बिल्कुल ढूंढिए और वहां पे बिल्कुल ट्रेड करिए, क्योंकि वहां पे उसको थ्रस्ट किसका मिल रहा है, हायर टाइम फ्रेम का। सो व्हेन द स्टॉक कम्स इनटू द वीकली जोन, अब इमेजिन करें वीकली जोन बहुत स्ट्रांग होता है, तो वीकली जोन में जब स्टॉक आ जाता है ना, तो हम उसको 5-6% पे रिएक्शन नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि वीकली जोन, डेली जोन, आर्ली जोन ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। इसी का मैं आपको एक नोमेनक्लेचर दे रहा हूं। क्लियर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कितने टाइम का जोन देखना चाहिए? वीकली फ्रेम देखेंगे हम फिर। सी देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि HUL जो 2 साल पहले भाव पे था, आज भी वही भाव पे है। हैवेल्स में भी यही हुआ, 1000 से निकला, अभी रिसेंटली 1040 मार गया है, लेकिन 1500 भी हो गया है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है एंड इफ यू नो बिजनेस यहाँ पे महंगा हो गया इस लेवल पे, तो आप बेच दो। बिजनेस नीचे आ गया, सस्ता हो गया, आप खरीद लो। So it's better to do the profit when you have like 20-25% or at least 20%. Absolutely. Rather than just holding because it is a good stock, good stock. Absolutely. So don't consider 20% as a benchmark. Yeah. Consider it as potential to earn. If it is 20%, I'll book it at 20%. If it is at 50%, I'll wait for the stock to move 50%. Now who will define कि 20% जाएगा कि 50%? ये आपका एनालिसिस है, जो कि वैल्यूएशन एनालिसिस है। चार्ट वाले को कतई नहीं पता होता है कब जाएगा ऊपर, कितना ऊपर जा सकता है। रेजिस्टेंस है, बस मेरी नजर उतनी ऊपर जाएगी। एक बार स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर गया अनचार्टेड टेरिटरी में, यानी कि अब कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, तो चार्ट वाला खत्म है। आई ओके विद दिस? तो देयर इज लॉट ऑफ एनालिसिस विच विल बी कमिंग, बट अभी वी आर क्रिएटिंग अ बेस कि बाकी के एनालिसिस कब करना है भाई, वैल्यूएशन कब करना है, तो जब स्टॉक अपने डे सपोर्ट जोन में रहेगा। तो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड डिफाइनिंग डे सपोर्ट जोन। सरलता में आपके पास टारगेट 20% का होना चाहिए, तभी वो डे सपोर्ट जोन कहलाएगा। 10% के सपोर्ट्स को हम लोग गिनेंगे ही नहीं। रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में मूवमेंट 20%। 20% का आपको टारगेट मिलना चाहिए। परफेक्ट, राइट, तभी वो जोन डिफाइन करेंगे। स्टॉक तो सिलेक्टेड है। सर वही सर कि जैसे आपने सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा कि स्टार्टिंग वाला सपोर्ट जोन रहेगा, वहां से 20% रहेगा? मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। अभी फिलहाल के लिए टेबल समझिए, मैं डे फ्रेम देख रहा हूँ, मुझे टारगेट 20% दिख रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस का टारगेट 20% दिख रहा है, तो आई विल से कि ये जो मेरा डे सपोर्ट जोन है ये एक्टिव सपोर्ट जोन है, और इसको मैं एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दूंगा कि हाँ भाई ये एक्टिव जोन हो गया मेरे लिए।
एक बार जब मैंने ये जोन को बोल दिया कि ये एक्टिव है, तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, तो 1.5 से 2% की, यानी कि वो जो हम डब्बा बना रहे थे ना, वो कितना बड़ा होगा, तो ये 1.5 से 2% का होगा। क्लियर? वैलिडेशन मैं किससे करूंगा? हायर फ्रेम से, विच इज वीकली फ्रेम, क्योंकि डे फ्रेम का बड़ा भाई कौन है? वीकली। और ये ट्रेड कितने दिन में मैच्योर होगा? तो हर 10% के लिए 4 हफ्ते, ये एक रूल ऑफ थंब है, इसको मान लीजिए। तो व्हेन वी से 20% का ट्रेड है, तो मोटा मोटा 2-2.25 महीने आपके लग जाएंगे। ये एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। सो इफ यू हैव टेकन अ ट्रेड टुडे और आप कल को जाके उसका स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं, तो ये सही है क्या? नहीं। तो माइनर फ्लक्चुएशन विच इज नथिंग बट वोलेटिलिटी, इसी से लोग घबरा के बाहर हो जा रहे हैं। तो जोन टू जोन ट्रेडिंग में यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द स्टॉक टू मैच्योर टू मूव फ्रॉम जोन ए टू जोन बी। और इसमें जो एक्स एक्सेस है टाइम फ्रेम, उसकी स्पीड ये है कि भाई हर 4 हफ्ते में वो 10% मूव कर सकता है। ठीक है? जस्ट गो विद द फ्लो। डे फ्रेम को देख रहा हूं, टारगेट 20% है, एरर रेट 2% है। वीकली पे वैलिडेशन करूंगा। क्या वैलिडेशन है ये भी मैं आपको बताता हूं। और ड्यूरेशन कितना लगेगा? 10% के लिए 4 हफ्ते। ये वो फ्रेम है जो रिटेलर ने देखना चाहिए। जो फ्रेशर है, एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, आप आ जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे विच इज आर्ली। तो इसमें क्या होगा? आर्ली फ्रेम पे जो आपका जोन बनता है वो 7 से 10% का बनता है। तो ये छोटे छोटे पट्टे जो होते हैं, जिनको हम स्मॉल स्विंग बोलते हैं, ये लोअर फ्रेम पे अवेलेबल होते हैं। तो लोअर फ्रेम पे जब आप जाएंगे तो आपको नेचुरली एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप स्टार्ट करिए हायर फ्रेम से, कुछ दिन ट्रेड करिए, प्रॉफिट कमाइए, और उसी एक्सपीरियंस को लेके जाइए लोअर फ्रेम पे। और फिर देखिए 15 मिनट का फ्रेम जो इंट्राडे ट्रेडर्स का होता है, ये और एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। और HNI क्लाइंट का फ्रेम होता है वीकली। ये साल में 1 या 2 ट्रेड करने में बिलीव करते हैं, लेकिन वो इतना पैसा लगा रहे हैं कि वो एश्योरिटी चाह रहे हैं कि भाई मेरा स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाए, और नीचे जाए तो एक लेवल तक की जाए, इससे नीचे ना जाए। तो जब HNI की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग इन ट्यून्स ऑफ 50 लाख करोड़ टू 5 करोड़। मैं कोई 1-2 लाख 3 लाख वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाने की क्षमता रखते हैं, तो आप पैसा पंप इन करेंगे ज़्यादा। यू विल वेट फॉर द स्टॉक टू मैच्योर एंड यू विल एग्जिट द कंप्लीट पोजिशंस। और फिर आप अगली पोजीशन का वेट करेंगे, जो हो सकता है 3 महीने में आए कि 6 महीने में आए। तो HNI को जब मैं पढ़ाता हूं, तो उनका जो वीकली फ्रेम होता है, यही उनका ऑब्जर्वेशन फ्रेम हो जाता है। बोलिए सर। 1 करोड़ वाले इंट्राडे वगैरह नहीं लगते? कैसे करेंगे? आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ वाला व्यक्ति है, आप 1 करोड़ वाले व्यक्ति है, आपको मैं बोल रहा हूँ जाओ इंट्राडे करो। आपकी इच्छा भी है इंट्राडे करने की। भाई प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल जब ज्यादा रहता है ना, तो यू विल नॉट थिंक ऑफ कि आज पैसा कमाऊं। इंट्राडे वाला इंट्राडे कर क्यों रहा है आपको पता है क्या? क्योंकि उसकी सोच क्या है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, इससे ऊपर कोई है क्या जो बंदा यहाँ पे सोच रहा है इंट्राडे के ऊपर पैसा कमाऊंगा? ये रिटेलर की बुद्धि है जो 500-1000 रुपए कमाना चाहती है। इंस्टीट्यूशन तो HNI 500-1000 में नहीं कमाना चाहते भाई, उनका कुछ होगा भी नहीं। तो इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है? मैं 20% कमाऊं। लेकिन अगर आप 20% की बात कर रहे हैं, तो मैं 1 करोड़ रुपए क्यों ना लगाऊं, ये वो बोल रहे हैं। एंड नेचुरली दे आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये 20% मेरे को 1 या 2 दिन में नहीं मिलेगा। तो मेरे ऐसे व्यक्ति को और कोई बोले कि भाई 6 महीने में 30% जा सकता है, तो मैं तो बिल्कुल बैठूंगा उसमें, 3 से 6 महीने में बैठूंगा। तो डे 1 पे मैंने आपको क्या बोला था? पैसा कमाना उद्देश्य होना चाहिए, सालाना पैसा। अब हर रोज आप उसको 500 रुपए, 1000 रुपए की रेंज में देखिए, कि आप हर 3 महीने में लाख रुपए देखिए, आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे वी आर इधर डूइंग बिजनेस और वी आर वर्किंग, वी डोंट हैव टाइम कि हम हर रोज अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाए। तो ये कुछ फुल टाइम और पार्ट टाइम ट्रेडर्स की जो टर्मिनोलॉजी है ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, ये आपने सुना ही होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। फुल टाइम और पार्ट टाइम कुछ भी नहीं होता। इट इज जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। तो मैं सेम अमाउंट ऑफ पैसा 12 से 15 लाख रुपए साल में निकाल लेता हूं, सिर्फ 4 से 5 ट्रेड लेके। तो मैं क्या फुल टाइम ट्रेडर हूं कि पार्ट टाइम ट्रेडर हूं?
तो इट कैनॉट बी डिफाइंड, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का है। अब हर महीने हर रोज अगर मैं 5,000 की ऑब्जेक्टिव रखूं और वो मैं अचीव कर रहा हूं तो भी मेरा ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया। बट मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके 2 धंधे और चल रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है ना डेली बैठने का। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, पैसा बढ़ेगा, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, सेफ्टी बढ़ेगी। पैसा कम है, हाई रिस्क ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे। सी स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या होता है कि वीकली जोन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द डेली जोन विच इज इन टर्न स्ट्रॉन्गर देन द अर्ली जोन। तो जब आप जोन की बात कर रहे हैं तो वीकली जोन की सबसे ज्यादा अहमियत है। तो जब स्टॉक वीकली जोन में आता है तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे लोअर टाइम फ्रेम्स पे जोन में बैठा हुआ है, क्योंकि वीकली जोन के अंदर ही डेली जोन है और उसके अंदर ही अर्ली जोन है। फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग एट द स्टॉक, आइडेंटिफाई द डे जोन एंड द वीकली जोन। इफ यू फाइंड अ स्टॉक इन द वीकली जोन, अटेम्प्ट बाइंग ओवर देयर, क्योंकि ये स्टॉक कौन सा है जो टेस्ट ऑफ टाइम 10 पट होके आया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट यू हैव सिलेक्टेड अ स्टॉक जो हिस्टोरिकली ऊपर जा रहा है, फॉर सम रीजन ये नीचे आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, एनी अदर कॉज अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, राइट, जो अपार्ट फ्रॉम हमने बोला ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस छोड़ के कोई भी रीजन है, सो द कंपनी इज केपेबल इनफ टू रिकवर फ्रॉम देयर एंड दैट इज वेयर यू विल मेक मनी, राइट। तो गवर्नेंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ, बड़ा पैसा गवर्नेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। देखिए एग्जाम्पल डाबर का, कैन यू सी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे बैठा है स्टॉक, अप ट्रेंड स्टॉक है, नेचुरली अच्छी जगह पे बैठा है, लेकिन स्टिल वी वांट बाय ओवर हियर, क्योंकि ये जो डब्बा हमने बनाया या जोन बनाया ये एक्टिव जोन नहीं है डे फ्रेम का, क्योंकि टोटल ऊपर आउटपुट कितना अवेलेबल था 4% का। तो अगर मैं डे फ्रेम चार्ट देख रहा हूं तो मुझे 4% का ट्रेड चाहिए क्या? आंसर इज नो। अब यहां से स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो जोन है इसको एक्टिव जोन अगर बनना है तो स्टॉक ने यहां से पहले 20% के ऊपर जाना चाहिए और फिर अगली बार जब वो नीचे आएगा तब मैं इस सपोर्ट जोन पे बाय करने की सोचूंगा। अभी एक्टिव जोन बना नहीं है क्योंकि ऊपर अभी सिर्फ 4% की टारगेट दिख रही है। तो एक्टिव सपोर्ट जोन में 20% चाहिए, 20% का पट्टा चाहिए। तो नीचे देखिए जो ब्लू कलर का पट्टा है ये एक्टिव जोन है, वो अब एक्टिव बना हुआ है, वो पहले एक्टिव नहीं था। जैसे आज ये ग्रे कलर का पट्टा भी एक्टिव नहीं है। यहां से अगर स्टॉक 25% ऊपर चले जाए और फिर वो नीचे गिरते हुए है तो हम बोलेंगे भाई ये एक्टिव जोन है, फिर नीचे गिरेगी तो कोई दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। लेकिन स्टॉक को तभी एनालाइज करेंगे जब वो अपने एक्टिव जोन में है, और नेचुरली आएगा वो, चिंता मत करिए, वो घूम फिर के वहीं पे आता है। तो ये सपोर्ट जो किया है तो वहाँ पे एक्टिव जोन में काफी पार है, इसलिए उसको एक्टिव सपोर्ट नहीं, आज ऊपर 22% के आसपास जगह अवेलेबल है इसलिए वो एक्टिव जोन बना है। डे फ्रेम है ये। अभी रुको, थोड़ा सा आगे चलो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो स्टॉक वहां से ऊपर निकल गया, अब स्टॉक फिर से नीचे गिर रहा है। तो ये जो ग्रे पट्टा है ये अभी भी ग्रे ही है, ये एक्टिव अभी भी नहीं बना है, क्योंकि अभी भी अगर आप गिनेंगे तो ये 580 के आसपास था और ऊपर टारगेट 650 का था। तो 580 और 650 ये अभी भी 12 से 13% का ही मूवमेंट अवेलेबल था। इसीलिए अभी भी ये जो जोन है ये एक्टिव जोन नहीं है। तो मुझे एनालिसिस भी नहीं करना है यहाँ पे। तो पहला एनालिसिस अट्रैक्ट करता है दूसरा एनालिसिस को। तो वो पहला एनालिसिस कब होगा? जब स्टॉक अपने एक्टिव जोन में आएगा। अंडरस्टैंड दिस। So the most important aspect of stock trading is to define the zone. सर ये 20% थंब रूल है या फिर 15% भी चलता है सर? ये मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए बनाया है कि एज अ स्टार्टर यू शुड एटलीस्ट गो विद 20%. ये मिनिमम रहेगा सर। टू स्टार्ट विद 20% इज वेरी गुड. थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 17-18% भी अच्छा है. और एक बार आपने किसी स्टॉक में 2 ट्रेड ले लिए प्रॉफिट्स के, तो थर्ड ट्रेड में फिर आपको वही प्रॉफिट क्वेश्चन देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो यू कैन टेक ट्रेड्स आगे जाके विच आर लो इन द टारगेट परसेंटेज, बट एज अ स्टार्टर डोंट कॉम्प्रोमाइज द परसेंटेज. सेम स्क्रिप्ट में राइट. क्योंकि आपको स्क्रिप्ट का अनुभव आ जाएगा. हाँ,
और वही आपको आगे जाके एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा और आपको वो मैच्योरिटी देगा डिसीजन मेकिंग में। फॉर द सेम सेम कंपनी, सेम सेक्टर बोल दीजिए, अच्छा सेम सेक्टर, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो पूरे सेक्टर पे सेम प्रभाव डालते हैं। सर लेकिन किसी किसी जैसे शेयर्स का वो उसका बाय बर्थ उसका नेचर ही होता है क्योंकि उतना ही फ्लक्चुएट होता है, उसी ट्रेंड से चलता है, तो बेटर है कि एक ही के साथ रहना बेटर रहता है कि फिर चेंज करना बेटर रहता है? तो सवाल ये है कि कितने स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहिए। नहीं ठीक है, अभी सपोज हमने HDFC बैंक ले लिया, हमको उसका नेचर मालूम है, सब कुछ मालूम है, हम उसका बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं, तो वो बेटर रहेगा कि उसके बाद जैसे स्विच करके फिर किसी और के साथ जाना अच्छा? ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल टू हैव मल्टीपल स्टॉक्स। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। 75 स्टॉक आपको लगते हैं वॉच लिस्ट में, मेरे 125 है, मैं आपको उतने ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप अभी सोचिए कि 75 और स्टॉक्स आप अपनी मास्टर वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये हर एक सेक्टर के रहेंगे, फार्मा के 10-15, बैंक्स के 5-10, IT के 8-10, ऐसा एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। अज्यूम करिए 70-75। इसमें से जो आपके एक्टिव स्टॉक्स रहेंगे, जैसे हमने अभी बैंकिंग में कैसा देखा, 5 स्टॉक में से 2 को अलग निकाल लिया ना, तो हर एक सेक्टर में से कुछ कुछ स्टॉक आपके एक्टिव स्टॉक्स हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 75 वो एक्टिव स्टॉक आपके मोटा मोटा 30 हो जाएंगे, और 30 में से भी सेक्टर सपोर्ट्स आप ढूंढेंगे। जैसे हो सकता है IT सेक्टर भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, वो मेरे कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इफ आई एम अ बायर आई कैन नॉट बाय एट ऑल टाइम हाई नो। लेकिन उसी समय अगर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट जोन के आसपास है तो वो सारे स्टॉक्स मेरे एक्टिव हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 30 एक्टिव स्टॉक्स, इंटर्न आपके 7-8 स्टॉक एक्टिव रहेंगे उस समय, क्योंकि वो सारे एक साथ एक्टिव होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब उन 7-8 स्टॉक्स में से आप हो सकता है 2 या 3 में ट्रेड करें। दैट इज हाउ द फ्लो इज मेड। वो तो मैंने आपको वॉच लिस्ट दे के रखी है पूरी। मैंने आपको 150 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट अभी दे के रखी हुई है। एक एक्सेल शीट है जो आपको आज मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, उसमें सारे स्टॉक्स दिए हुए। देखिए अभी भी वो ग्रे पट्टा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, लेकिन आपके लिए वो सपोर्ट नहीं है। जब स्टॉक ग्रे पट्टे पे आया तो यहाँ पे इवन दो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अवेलेबल था, स्टॉक बहुत अच्छा था, स्टिल आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, क्योंकि ऊपर परसेंटेज मेरे पास 12 से 13% ही है। हेंस वी डिडंट गो अहेड विद द बाइंग। यहाँ पे स्टॉक फिर से आया, डबल बॉटम जैसा बनाया, अगेन हमने बाय नहीं किया या फर्दर एनालिसिस नहीं किया। इवेंचुअली स्टॉक नीचे आया और एक जोन में आया। अब ये जोन कौन सा जोन है? ये वो जोन है जो एक्टिव हुआ, क्योंकि ऊपर टारगेट 20% था, इनफैक्ट 20 से 22% था। तो यहां पे हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आई, और अगर यहां पे आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आ रही है तो नेचुरली आप हमेशा 2 प्रोविजन करके चलोगे कि अगर घसर गया तो कहां बाई करूंगा। तो वो जो दूसरी बाइंग है वो वीकली जोन में होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? फॉर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर 2 जोन आसपास है और उसमें 8% का भी मूवमेंट है, यानी कि डिफरेंस है, तो हम दूसरे जोन में भी एक्टिवेट कर लेंगे सेकंड बाइंग। एज अ फ्रेशर आप लोगों ने पहली बाइंग अगर डे जोन में करी है तो दूसरी बाइंग आप वीकली जोन में ही करेंगे, क्योंकि डे जोन और वीकली जोन में मिनिमम फर्क 10 से 15% का होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो देखिए कुछ इस तरीके से स्टॉक ने बिहेव किया। स्टॉक आया अपने डे जोन में, यहाँ पे हमने पहली बाइंग करी, स्टॉक ऊपर चले गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाया। नेचुरली यहाँ पे भी एनालिसिस होता, अगर आपने वहाँ पे अनदेखा कर दिया एनालिसिस को, स्टॉक फिर से नीचे आ गया तो डबल बॉटम जैसा कुछ बना है। डबल बॉटम इन दी सपोर्ट जोन, नेचुरली ये बाइंग था, वो फिर ऊपर चले गया, आपने फिर यहाँ पे अनदेखा किया। नेचुरली हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, बट आई एम अज्यूमिंग कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। स्टॉक फिर से जोन में आया और इस बार जोन को तोड़ दिया, तो कहाँ से पलटा वो? अपने एक जोन से, विच वॉज अ स्ट्रॉन्गर जोन एज कंपेयर टू द पास्ट वाला जोन, क्योंकि उसमें अभी डेप्थ और बढ़ गई और आपने वहां पे सेकंड बाइंग इनिशिएट कर दी। तो आज आप देखें स्टॉक प्रॉफिट में ही है, और वो व्यक्ति जिसने 580 में बाई किया होता तो वो थोड़ा नीचे और बाई कर लेता 560 पे, 550 पे, वो तो फंसा हुआ ही है ना।
और आपने जब फर्स्ट लेवल बाइंग करी 525 पे, तो आपको स्टॉक ने प्रॉफिट दिया 2 बार, लेकिन आपने बुक नहीं किया। एज अ फ्रेशर अगर आपने बुक नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस व्यक्ति बताइए, यूक्रेन का क्राइसिस सामने खड़ा है, आपका स्टॉक प्रॉफिट में है, आप क्या करते? प्रॉफिट बुक करते ही ना, एटलीस्ट थोड़ा तो करते। नीचे आया रहता तो और खरीद लिए रहते। तो एक्सपीरियंस जब आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रिएक्शन देना है, कहाँ पे रिएक्शन नहीं देना है। बट आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जोन को डिफाइन करना हम सीख जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखिए, हम हमेशा 2 प्रोविजंस रखते हैं हर स्टॉक में, एक डे जोन के लिए और एक वीकली जोन के लिए। और स्टॉक जोन में आएगा उससे ठीक पहले हम एक अलर्ट लगा देते हैं। तो इमेजिन करिए 500 का मेरा एक जोन है, तो मैं 510 के आसपास एक अलर्ट लगा दूंगा, सिस्टम में ही लग जाएगा डीमैट में, और उससे मुझे एक अलर्ट आ जाएगा कि स्टॉक हैज नाउ ट्रेडेड बिलो और एट 510। तो आई विल गेट एन अलर्ट, आई विल बी मोर एक्टिव कि स्टॉक मेरे जोन के आसपास है। बाय द टाइम स्टॉक 510 से 500 आएगा, हो सकता है 1-2 दिन ले ले, तो मीनवाइल मैं अपनी बाकी का एनालिसिस कर लूंगा। एंड इफ द स्टॉक कम्स टू माई जोन, आई विल इनिशिएट बाइंग डिपेंडिंग अपॉन माई एनालिसिस। तो अगर आपके पास 25-30 स्टॉक भी है जिनके जोन बने हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि स्टॉक वहां पे आपको ट्रेडिंग सिग्नल दे दे हर रोज। तो ये जो जोन आपने बना के रखा हुआ था, ये कब बनाया था? जब स्टॉक अगस्त एंड या सितंबर में था। और जोन में कब आया वो? 2022 जनवरी में आया। क्या ख्याल में क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आया। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ये जोन एक्टिव है कि नहीं है ये आपको कब पता चल गया? जब स्टॉक 650 से नीचे उतरा। अब 650 से नीचे उतरा मतलब इमेजिन करिए अक्टूबर स्टार्टिंग में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 625। तो उसी समय ये जो आपके बॉक्स बने हुए हैं, इसमें से एक्टिव जोन कौन सा है और नॉन एक्टिव जोन कौन सा है, ये तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा ना। तो आपको अक्टूबर में ही पता चल गया था कि जोन क्या है। अब आपने एक अलर्ट लगा दिया लेट्स से 550 पे। अब ये अलर्ट कब ट्रिगर होगा ये आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता। तो इवेंचुअली वो अलर्ट कब ट्रिगर हुआ? जनवरी 22 में। तो अक्टूबर में आपको पता चल गया था कि जोन क्या है, और वो जोन में आते आते उसने 3 से 4 महीने ले लिया। तो इतना समय आप इस स्टॉक को देख ही नहीं रहे, और नेचुरली आगे के एनालिसिस आप पढ़ने वाले हैं, जैसे वैल्यूएशन। अब अगर रिजल्ट आता है बीच में तो हो सकता है स्टॉक सस्ता हो गया, या हो सकता है स्टॉक महंगा हो गया। तो देयर विल बी लॉट ऑफ एनालिसिस व्हिच विल बी एडिंग टू दिस एनालिसिस। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि स्टॉक गया 650 का, हमने एक सपोर्ट लाइन बनाया वहाँ पे, और फिर स्टॉक ऊपर गया, दूसरा सपोर्ट लाइन नॉन एक्टिव सपोर्ट लाइन हुआ। तो उसके बाद और स्टॉक ऊपर गया, तो थोड़ा सा इमोशंस ट्रिगर होते हैं राइट, एज ए रिटेलर। तो वो टाइम पे फिर इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके फिर कैसे वी विल बी डूइंग एन एनालिसिस जिसका नाम है वैल्यूएशन एनालिसिस। अब अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉक है 660 पे, बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप बाय करेंगे क्या वहां पे? नहीं करेंगे। फर्दर स्टॉक आ गया 600 रुपए पे, आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट है, या 580 पे आ गया, आपको लग रहा है ये सपोर्ट है, लेकिन आपने अभी एडिशनल एनालिसिस अभी नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल वो सीखने के बाद आपको पता चले कि अभी भी बहुत महंगा है, तो आपके इमोशंस कैसे आएंगे बीच में? फिर 680 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन स्टॉक महंगा है ना उस समय, ऊपर भी जाए तो मुझे थोड़ी बाय करना है। आज आप क्यों बोल रहे हैं कि इमोशंस आएंगे? क्योंकि आप सिर्फ प्राइस को देख कर रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं। द डे यू लर्न वैल्यूएशन एक्सपेंसिवनेस, तो आप वहां पे बाय नहीं करेंगे ना। कभी जाओ फल खरीदने, तो आम बिकता है 300 और 500 किलो की रेंज में, तो 500 महंगा है, 300 सस्ता है। आज आप गए बाजार में, आपको बोला जा रहा है 500 रुपये किलो है, आम एक्चुअल में बहुत अच्छा है, और अगला बोल रहा है देखो खा के भी देख लो बहुत मीठा है। आपने बोले सब कुछ सही है भाई, लेकिन ये महंगा है। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है, तो आप खरीदेंगे क्या वहां पे? आंसर इज नो। सेम स्टॉक अगर आपको अपनी सस्ते बैंड में मिल जाए, विच इज आम के केस में 300 रुपये, तो आप 1 किलो नहीं, आप 2 किलो खरीद लेंगे।
यही रूल स्टॉक मार्केट पे लगता है. नाउ द होल क्वेश्चन इज हु विल डिफाइन द सस्ता और महंगा? इट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि द प्राइस इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट इज नथिंग बट वैल्यूएशन. सर फिर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इसको सिर्फ वाची करते हैं. क्यों वॉच करेंगे? अलर्ट लगा के छोड़ देंगे. बाकी का काम करो, घूमने जाओ, देश घूमो, काम करो, बिजनेस करो. सर देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये ना आए उस जोन में वही ऊपर जाए, तो फिर ये मिस हो गया. तो दूसरा स्टॉक है अपने पास, तीसरा है, चौथा है. तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ये सब लगा के रखते हैं अलर्ट्स. नेचुरल. जिस स्टॉक में आप काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अलर्ट लगा देंगे. जैसे 75 आपने बोला इसके आपके वॉच लिस्ट में. हाँ. मैक्सिमम इसमें आप अलर्ट लगा देंगे. जिनका वो 10 है टीओटी. नेचुरली यस. ये मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे होगा. थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट खत्म करने दीजिए, उसके बाद फिर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, आज एक स्टॉक आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही बोलेंगे कि ये जोन में है कि नहीं है. बस आपको यही समझना है पहले कि कैसे डिफाइन करते हैं हर चीज़. नोमेनक्लेचर बन गया ना, फिर प्रैक्टिस घर पे जाके करिए, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. अब जोन वैलिडेशन विथ हायर टाइम फ्रेम क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमने जोन डिफाइन कर दिया. अब जब हम जोन डिफाइन कर देते हैं और स्टॉक उस जोन में आ जाता है, जैसे देखिए आपके राइट हैंड साइड वाला चार्ट डे फ्रेम चार्ट है, स्टॉक अपने जोन में आ गया क्योंकि 525 एक अच्छा डे सपोर्ट जोन था. तो जैसे ही हमने उस समय वीकली चार्ट पे शिफ्ट करके देखा, तो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है. तो व्हाट इज दैट आई एम लुकिंग फॉर इन द हायर टाइम फ्रेम? इट इज द वैलिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. तो हायर टाइम फ्रेम पे वो मुझे डबल बॉटम, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वेज, ट्रायंगल, कुछ तो भी ऐसे स्ट्रक्चर पे दिखना चाहिए. अब जो वीकली चार्ट पे जो आप एक डब्बा देख रहे हैं, दिस इज द डे जोन विच इज ड्रॉन ऑन द वीकली चार्ट. अब मैं आपको बोलूं बताओ वीकली जोन कहाँ है, तो आप बोलेंगे वीकली जोन का परसेंटेज कितना होता है? तो डे जोन का डबल. तो डे जोन कितना था? 15 से 20. तो वीकली जोन क्या हो गया? 30 से 40. और अगर आप फ्रेशर है तो टुवर्ड्स 40. तो टुवर्ड्स 40 पे आप देखिए कौन सा ऐसा सपोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल 450, दिस इज योर गुड सपोर्ट. उसके नीचे एक और एक है 425. लेट अस से 425. 425 से 650 सीधा ऊपर खींच दो, मिल गया आपको 40-50%. तो ये बहुत स्ट्रांग जोन बन जाएगा. लेकिन उसके ऊपर एक और एक बेंड है, तो यहां से गिनो. अगर यहां से 450 से ऊपर आपको मिल रहा है 40%, तो 450 को जोन बना दो, राइट. तो डे जोन अगर टूटता है तो अगली खरीदी कहां करते हैं हम लोग? वीकली जोन में. और वीकली जोन में जब खरीदी करते हैं तो क्वांटिटी डबल या 4 टाइम्स करते हैं. इसको बोलते हैं पिरामिडिंग. क्वांटिटी डबल या 4 टाइम्स. डे फ्रेम पे मैंने 20,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक घसर के आ गया वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे मैं 40,000 का खरीद लूंगा और एक्सपीरियंस बंदा 80,000 का खरीद लेगा. और ये 80,000 रुपये मेरे नहीं है, मेरे से 20,000 रुपये मैं अपने ब्रोकर से खींच लूंगा 60,000 रुपये, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग विथ लेवरेज. सर लेकिन सर ट्रेडिंग लेवरेज अगर हम देते हैं तो टाइम फ्रेम के बाद ऐसा T+1 होता है या फिर उसके बाद तो इंटरेस्ट लेवरेज कर देते हैं. तो इंटरेस्ट दीजिए ना, क्योंकि जोन बहुत अच्छा है, ऊपर चले जाएगा. तो इंटरेस्ट है कितना? 0.18% पर 0.05 पर डे. उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं. देयर आर ब्रोकरेजेस विच चार्ज यू 0.6% पर मंथ, बट दिस इज चार्ज्ड पर डे बेसिस. ये पर ईयर बेसिस पे नहीं चार्ज होता है. सरलता में इमेजिन करिए 1% महीने का. देयर आर फ्यू ब्रोकर्स विच चार्ज 1.5% पर मंथ, ऑन द लोअर साइड 0.6% पर मंथ. तो जो आपने 0.05% पर डे बोला ना, इट अकाउंट्स टू 1.5% पर मंथ. ठीक है, फिलहाल के लिए इमेजिन करिए 1% पूरे महीने का. लेकिन आपने 1 महीना उसको होल्ड ही नहीं किया, तो आपको सिर्फ 20 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. नहीं, पर डे. आया ख्याल में? आज मत सोचिए लेवरेज का, लेकिन आज सिर्फ इतना समझिए कि फैसिलिटी उपलब्ध है. लेना कि नहीं लेना आगे की कहानी है. स्टॉक में भी हाँ,
मुझे लगा सिर्फ एक हैंड ओनली मिलती है। स्टॉक में भी मिलता है, लेकिन स्टॉक में इंटरेस्ट खींचता है वो। तो इंटरेस्ट का पैसा कब उठाना है? जब आप पहली फेलियर एंट्री पे बैठे हुए हैं। ये भी मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लेना है लेवरेज। सर फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो उसमें 1 मंथ ही मिलता है। 1 to 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अप टू 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। व्हाट इफ यू लूज? तो आपकी जवाबदारी पूरे पैसे पे रहेगी। जैसे आपने 80,000 रुपए का टोटल ट्रेड लिया, आपने BC डाले, ब्रोकर ने 60 दिए, आज स्टॉक 5,000 रुपए नीचे आ गया, तो यू नीड टू पुश 5,000 रुपीज इनटू योर अकाउंट। जो भी परसेंटेज से आपका लॉस हो रहा है ना असेट, वो आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा ये सब हम लोग आगे देखेंगे डेरिवेटिव्स में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको समझिए। अ ग्लिच ऑन द हायर टाइम फ्रेम बिकम्स रिवर्सल ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। आया समझ में? ग्लिच इज अ स्मॉल फ्लक्चुएशन। तो देखिए, वीकली चार्ट पे ग्रीन कैंडल था, एक हैमर बना, फिर से ग्रीन कैंडल बन गया। तो वीकली चार्ट में कुछ खास फ्लक्चुएशन तो दिखा नहीं आपको, सिर्फ एक जगह पे हैमर दिखा, विच इज अ स्मॉल फ्लक्चुएशन, जिसको हमने ग्लिच बोला। लेकिन अगर मैंने डे फ्रेम पे शिफ्ट करके चार्ट को देखा, तो हर एक कैंडल कितने में टूट जाएगा? 5 कैंडल्स में। तो हुआ क्या होगा कि पहले हफ्ते स्टॉक ऊपर गया, दूसरे हफ्ते नीचे गिरा, फिर रिकवर किया, और तीसरे हफ्ते फिर ऊपर चले गया। इफ यू सी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, तो चार्ट खुल गया ना। तो जो 3 कैंडल थे, अब वो 15 कैंडल दिख रहे हैं आपको, और उसकी एक लय दिख रही है। और ये बेंड्स जो है, जो आपको दिख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, यही तो वो सपोर्ट है जिसको आप ड्रॉ कर रहे थे। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप जब फ्रेम को छोटा करेंगे ना, तो चार्ट खुल जाता है और बहुत छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वो हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिएक्शन देना है क्या? तो आंसर इज नो। तो कौन से सपोर्ट पे रिएक्शन देना है, ये आपको ट्रेडिंग मैट्रिक्स बता देगा। डिफाइन करिए कौन सा फ्रेम आप देख रहे हैं ऊपर, दैट्स इट। आर यू ओके विद दिस? तो एक प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। आर्ली फ्रेम पे है, सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो आपने अभी डब्बा बनाया ये सपोर्ट है, ये एक्टिव है कि नहीं है, इसको डिफाइन करना है। तो ऊपर परसेंटेज कितना है टारगेट? इट इज 3.35%। एज पर ट्रेडिंग मैट्रिक्स व्हाट शुड बी द टारगेट फॉर आर्ली? तो डेली के आधे। तो डेली का 15 से 20 है, तो आर्ली का कितना है? 7.5 से 10। तो ये है क्या 7.5%? आंसर इज नो। तो ये एक्टिव जोन है क्या? नहीं। तो ये इवन दो आर्ली फ्रेम पे है, लेकिन ये एक्टिव जोन नहीं है। तो मैं आर्ली फ्रेम पे भी इसको ट्रेड लूंगा क्या एज एन एक्सपीरियंस व्यक्ति? आंसर इज नो। तो आई लुक फॉर अनदर सपोर्ट। तो ये सपोर्ट दिख रहा है आपको नीचे एक। अब ये सपोर्ट से मैं ऊपर टारगेट गिनूंगा, एंड इफ आई गेट 10% ऑड, तब मैं बोलूंगा ये एक्टिव आर्ली फ्रेम सपोर्ट है, इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन आर्ली फ्रेम। एंड देन आई डू वैलिडेशन ऑन द डेली एंड द वीकली फ्रेम्स। साउंड्स गुड? 3 चार्ट लगाने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली। 2। ये फर्स्ट टाइम आप 3 लगा सकते हैं, लेकिन एक ही चार्ट में हम लोग कलर कोड दे देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो देखिए, सेम जो सपोर्ट जोन था जो अभी आपने ड्रॉ किया था, वही डे फ्रेम पे आपको दिख रहा है कितना छोटा था, कितना ऊपर आप ड्रॉ कर रहे थे उस जोन को। तो हायर टाइम फ्रेम वैलिडेशन इसको बोलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट पे है क्या स्टॉक अभी? तो आंसर इज नो। हायर टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा ग्लिच था, यानी कि हल्का सा स्टॉक साइडवेज हुआ, ऊपर चले गया, अब स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो जो आपने आर्ली फ्रेम पे सपोर्ट बनाया था ना, वो डेली फ्रेम पे तो सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऑन डेली फ्रेम। एक्चुअल में वहां पे आप इंटरेस्ट दिखाएंगे आर्ली फ्रेम पे, लेकिन इस केस में हमने ट्रेड ही नहीं करना था, क्योंकि वीकली फ्रेम नेगेटिव स्ट्रक्चर में आ गया था और स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया था। साउंड्स गुड? तो आउटकम क्या है ट्रेडिंग मैट्रिक्स का, ये समझ लीजिए। आउटकम इज दैट वी वांट टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेडिंग अप्रोच, thereby eliminating the emotional imbalances. Define zones on the basis of frame, यानी कि वीकली जोन, डेली जोन, आर्ली जोन, और ये एक्टिव जोन की बात हो रही है।
डिफाइन हाउ मच परसेंटेज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। जैसे डेली से मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, 15 से 20%। तो वही चीज मैं ढूंढ रहा हूं एक फ्रेम के ऊपर। डिफाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेड टू मैच्योर। रूल ऑफ थंब, हर 10% के लिए 4 हफ्ते। हो सकता है 2 हफ्ते में भी आ जाए, आई विल बी हैप्पी। लेकिन अगर मुझे पता ही है कि मोटा मोटा 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना लगता है, तो मैं हर रोज जाकर ट्रेड को थोड़ी देखूंगा। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ ब्रीदर स्पेस। डिफाइन बैंड और डेप्थ ऑफ जोन, जिसको हम एरर रेट बोलते हैं, कि भाई अगर 20% का ट्रेड अवेलेबल है तो मैं मोटा मोटा 1-1.5% ऊपर भी खरीद लूंगा अपने भाव से, तो चलता है। एंड लास्टली, टू वैलिडेट द जोन विद द हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। जो मैं आपको अभी समझा रहा था, डाबर के केस में डेली जोन में जब आया तो वीकली फ्रेम में वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ था, विच वॉज अ गुड साइन फॉर अस। यहां पे भी बाय नहीं करेंगे, अभी भी हम वैलिडेशन करेंगे वैल्यूएशन एनालिसिस से। और वैल्यूएशन ने बोला अभी भी महंगा है तो फिर भी नहीं खरीदेंगे। और वैल्यूएशन ने बोला ठीक है भाई गो अहेड, तो हम फर्स्ट लेवल बाइंग कर लेंगे। साउंड्स गुड। तो विथ हाईएस्ट सेफ्टी आपको ट्रेड करना है, बस इस चीज को मत भूलिए। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना भाई। फर्स्ट लेवल से भी नीचे आएगा फिर सेकंड लेवल में बाइंग करेंगे। और लेकिन फर्स्ट लेवल से आया क्यों, इसके ऊपर चर्चा होगी, दिमाग में एनालिसिस होगा और यही एक्सपीरियंस बनेगा, अगली बार के लिए काम में आएगा। सो वेन एवर यू फेल, रिमेंबर, वेन एवर यू फेल यू विल गेट लर्निंग, वेन एवर यू विल सक्सीड यू विल गेट प्रॉफिट्स। देयर इज नो स्कोप फॉर लॉस। क्योंकि स्टॉक कौन सा है, जिसका टीओटी 10+ है। तो स्टार्ट कहां से आपने किया हर चीज को, टीओटी 10+, तो आपका जो पिलर है ना बहुत स्ट्रांग है। तो हल्का फुल्का जो ग्लिच हो रहा है ना आपका ऊपर या एरर हो रहा है, वो समझ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यही चीज जब मैं अपने HNI क्लाइंट्स को पढ़ाता हूँ जिसके पास पैसा बहुत है, तो नेचुरली वो चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो रिटेलर्स क्यों फंस रहा है, क्योंकि वो हाई रिस्क ट्रेड्स लेता है, क्योंकि उसको लगता है भाई 25-30 हजार लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लाख रुपए से आप 4 लाख का ट्रेड ले सकते हैं ना आज, और फ्यूचर में 1-1.25 लाख से आप 6 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम कैपिटल में थोड़ी है, प्रॉब्लम किस चीज में, कन्विक्शन में। वंस यू गेट द कन्विक्शन कि यार मेरा जोन बहुत अच्छा है, तो आप पैसे की ताकत दिखा दो। और कन्विक्शन है ही नहीं तो 1 लाख क्या 1,000 रुपये भी मत डालो, इजंट इट।